Hi everyone, welcome to Rodha. In today's video, we'll be discussing this wonderful set here. I would say it's a logic based DI. काफ़ी अच्छा सेट है, ठीक है. इट्स अ गुड लेवल सेट एंड इट्स अ न्यू वैरायटी ऑफ अ सेट. तो नई वैरायटी का भी सेट है, तो आपको कुछ डेफिनेटली यहाँ पे सीखने को भी मिलेगा, ठीक है. तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सब लोग यहाँ पे क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लो and try to solve this set, and once you're done solving then proceed with the video solution. All right, chalo. So let's start with the discussion of this particular set here. It says a gem trader supplies gems on a daily basis to 5 different jewelry shops, that is J1, J2, J3, J4 and up to J5. To increase the speed of the process of counting the gems, the trader bought 2 counting machines M1 and M2. ठीक है, क्योंकि वो काउंटिंग की प्रोसेस को इंक्रीज़ करना चाहता था, पेसअप करना चाहता था, उसने 2 मशीन खरीदी M1 एंड M2. ऑन अ पर्टिकुलर डे द ट्रेडर गॉट द ऑर्डर टू सप्लाई 25 जेम्स टू ईच ज्वेलरी शॉप. ठीक है, 5 ज्वेलरी शॉप है और हर शॉप पे उसको 25 जेम्स सप्लाई करने का ऑर्डर मिल गया. ईच ऑफ दीज लाइव ऑर्डर्स इंक्लूड्स एटलीस्ट 1 पर्ल, 1 डायमंड, 1 जेड, 1 कोरल एंड 1 एमरल्ड. तो हर कोई मिनिमम 1 तो होगा, ठीक है. एटलीस्ट 1 इज समथिंग दैट यू नीड ऑफ पर्ल, डायमंड, जेड, कोरल एंड एमरल्ड टू बी सप्लाइड टू एवरी सिंगल शॉप हियर. ठीक है. फॉर दीज 5 ऑर्डर्स द ट्रेडर हैज़ कंप्लीटेड द मैनुअल काउंटिंग. ठीक है, तो इन 5 ऑर्डर्स के लिए, 5 शॉप्स के लिए जो ऑर्डर आया, he has completed the manual counting and he wanted to test the accuracy of his 2 counting machines. ठीक है, अब वो देखना चाहता था कि जैसे उसने मैनुअली काउंट किया, क्या काउंटिंग मशीन भी उतना ही नंबर ऑफ जेम्स काउंट करी या नहीं, राइट, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी चेक करना चाहता था. Hence he counted each of these 5 orders by using both the machines. ठीक है, उसने दोनों मशीन यूज़ करी और अपने 5 ऑर्डर्स काउंट किए, राइट. Now the following table shows the count of each order by each counting machine. तो जैसे J1, जो J1 पे डिलीवर होना था ज्वेलरी शॉप 1 पे, तो वहाँ पे M1 ने ये सारी वैल्यूज़ दी, ठीक है, और M2 ने ये सारी वैल्यूज़ दी, राइट. तो डेफिनेटली अब ये ना कुछ तो एरर है ही, क्योंकि M1 बोलता है कि 4 पर्ल गए हैं, ठीक है, और M2 बोल रहा है 1 गया है. तो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है. जैसे यहाँ पे 7 और 7 बोला तो हो सकता है ये सेम हो सकता है, ठीक है ना. बट जैसे कोरल 7 यहाँ पे 11, तो मतलब बेसिकली मशीन्स में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिस्टेक तो है, ठीक है ना. अब आगे पढ़ते हैं. द नंबर ऑफ जेम्स काउंटेड बाई ईच मशीन इज डिफरेंट, है ना, ये तुमने देख ही लिया, ठीक है. बिकॉज बोथ द मशीन डिड सम फॉल्टी काउंट. हाँ, तो वही मैंने बोला कि कुछ तो गलती है मशीन में, ठीक है. सो बोथ द मशीन्स आर डूइंग सम फॉल्टी काउंट्स हियर. It is known that the machine M1 counts all pearl and diamond as pearl and diamond respectively. ठीक है, तो जो मेरी मशीन M1 है, राइट, तो M1 काउंट्स pearl as pearl itself, ठीक है, और डायमंड्स को डायमंड्स ही बोलती है, राइट. सो इट recognizes pearl as pearl and diamond as diamond, right. And the other 3 type of gems, that is jade, coral and emerald, as any of the 5. तो जो मशीन M1 है वो jade, कोरल और एमरल्ड को कुछ भी बोल सकती है. अब हो सकता है वो जेड को डायमंड बोल दे, ठीक है, हो सकता है वो कोरल को एमरल्ड बोल दे. तो इट कैन रिकग्नाइज दीज एज एनी ऑफ दी 5. तो ये इसकी क्या है, फॉल्ट है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ फॉल्टी मशीन. तो वो पर्ल और डायमंड को तो करेक्ट आइडेंटिफाई करती है, बट जेड, कोरल और एमरल्ड को कुछ भी आइडेंटिफाई कर सकती है. एज एनी ऑफ द 5 इज वॉट इज मैंशनड हियर, ठीक है. एंड द मशीन M2 काउंट्स ऑल जेड्स, कोरल एंड एमरल्ड एज जेड, कोरल एंड एमरल्ड रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो जेड को जेड बोलती है, एमरल्ड को एमरल्ड, कोरल को कोरल, ठीक है, मशीन M2. सो M2 की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सो M2 सेज जेड इज जेड, ठीक है, रिकग्नाइजेज इट करेक्टली, कोरल को कोरल, एमरल्ड को एमरल्ड, राइट. अच्छा, एंड द अदर 2 दैट इज पर्ल एंड डायमंड एज एनी ऑफ द 5. अब मशीन M2 पर्ल और डायमंड को रिकग्नाइज करने में गलतियाँ करती है. सो इट रिकग्नाइजेज दिस एज एनी ऑफ द 5 है, ठीक है. तो मशीन M1 जेड, कोरल और एमरल्ड को नहीं पहचान पाती है, और मशीन M2 पर्ल और डायमंड को नहीं पहचान पाती है, ठीक है. सो इट कैन रिकग्नाइज इट एज एनी ऑफ द 5. नाउ ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द डे ऑन विच द काउंटिंग इज डन. तो ये एक दिन का डेटा है मेरे पास, जब 5 ज्वेलरी शॉप पे कुछ कुछ ऑर्डर गया है, उसकी काउंटिंग हुई है मशीन M1 और M2 से, ठीक है. उसी दिन पे सारे ये क्वेश्चंस बेस्ड है मेरे पास, ठीक है. अब क्वेश्चंस अगर देखोगे ना, तो इफ द ट्रेडर सप्लाइज at least the difference between the number of pearl if in X order. so सारे मेरे बेसिकली ईच क्वेश्चन टाइप है, मतलब स्पेसिफिक क्वेश्चन डेटा है, और सारे इसमें इफी क्वेश्चंस भी और एटलीस्ट वाले भी हैं. तो मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ना सेट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है ना. द मोमेंट यू सी इफी क्वेश्चंस, है ना, या फिर एटलीस्ट, एटमोस्ट, मतलब मैक्स और मिन वाले क्वेश्चंस देखते हो,
तो आपको ये पता चलना चाहिए कि सेट में ना कहीं कुछ लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है। अब हो सकता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो, बट डेफिनेटली कुछ तो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, है ना। अब बिफोर आई स्टार्ट सॉल्विंग, तो यहाँ पे 2 टेबल हैं, ठीक है। अब समझो यहाँ पे आई नीड टू मेक यू अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, दैट इज़ कि जैसे अब मैं किसी ना 8 डेटा को एनालाइज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि मशीन M1 ने बोला कि ज्वेलरी शॉप 1 पे 4 पर्ल्स गए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ I'll list this down, so let's say pearl, diamond, okay, then we have jade, coral and emerald, ठीक है। I'll say J1, J2, J3, J4 and J5, right? So अगर मशीन M1 ने बोला कि 4 पर्ल गए हैं, ठीक है, टू ज्वेलरी शॉप J1, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि एग्जैक्टली 4 पर्ल हो सकता है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 4 से कम हो सकता है उसने एक, इस 4 में से हो सकता है एक कोरल हो जिसको मशीन M1 ने पर्ल आइडेंटिफाई कर दिया हो, राइट। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक इसमें एमरल्ड भी हो जिसको मशीन M1 ने यहाँ पे पर्ल आइडेंटिफाई कर दिया हो, राइट। तो कहना चाहिए ये जो 4 है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्ल्स हैं दैट कैन बी सेंड टू J1। इसके बियॉन्ड तो नहीं हो सकते, क्योंकि मशीन M1 जो है वो कभी भी पर्ल मिस नहीं कर सकती है, वो गलती नहीं कर सकती पर्ल मिस करने में, ठीक है। इट विल रिकग्नाइज पर्ल एज पर्ल इटसेल्फ, मशीन M1। बट ऐसा भी हो सकता है कि वो कोरल और एमरल्ड या जेड्स को भी पर्ल आइडेंटिफाई कर ले, ठीक है। डायमंड को कभी पर्ल आइडेंटिफाई नहीं करेगी, क्योंकि वो डायमंड और पर्ल तो सही आइडेंटिफाई करती है, राइट। तो बेसिकली ये वैल्यू मेरी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। ये 4 मेरे एक्चुअल नंबर ऑफ पर्ल से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं हो सकता कि 4 से भी ज़्यादा पर्ल्स गए, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। ये समझ में आ रहा है सबको। तो कैन आई से दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्ल्स दैट कैन बी सेंड टू शॉप J1 इज नथिंग बट कैन से लेस देन इक्वल टू 4, है ना। या तो एग्जैक्टली 4 होंगे या उससे कम होंगे, राइट। सिमिलरली अगर J1 पे 5 डायमंड गए हैं, ठीक है, J1 पे अगर 5 डायमंड गए हैं, राइट, तो इफ 5 डायमंड्स हैव बीन डिलीवर्ड एज पर M1 टू J1, ठीक है, एज पर काउंटिंग ऑफ मशीन M1, J1 शॉप पे 5 डायमंड गए। इसका मतलब ये है कि या तो एग्जैक्टली 5 डायमंड हो गए, है ना, या फिर ऐसा हो सकता है कि 5 में से डायमंड तो 4 ही हो और उसने ना एक कोरल को डायमंड बोल दिया हो, ठीक है, बिकॉज मशीन M1 कैन नॉट रिकग्नाइज जेड, कोरल एंड एमरल्ड, है ना। अभी हमने पढ़ा था कि जो M1 मशीन है वो जेड, कोरल और एमरल्ड को एनी ऑफ द 5 रिकग्नाइज कर सकती है, ठीक है। इट कैन रिकग्नाइज दीज 3 एज एनी ऑफ द 5। तो हो सकता है उसने इनमें से एक को डायमंड बोल दिया हो। तो ये वैल्यू जो डायमंड की 5 है, ठीक है, इसके ऊपर डायमंड नहीं हो सकते। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, राइट। इससे कम हो सकते हैं, और कम कब होंगे, जब मशीन ने गलती करी होगी। हो सकता है कोरल को डायमंड बोला, हो सकता है जेड को डायमंड बोला, हो सकता है एमरल्ड को डायमंड बोला, तो हो सकता है इसमें कुछ एक्स्ट्रा डायमंड्स हो, बट इसके ऊपर तो नहीं जा सकता। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायमंड्स है, राइट। तो मैं यहाँ पे 5 डाल देता हूँ, ठीक है। अब देखो अगर मैं M2 की बात करूँ, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे अब जैसे कोरल यहाँ या मान लो यहाँ पे जेड्स 7 है, तो मैं नहीं फिगर आउट कर सकता कि यहाँ पे एक्चुअल नंबर ऑफ जेड्स कितने हैं, मिनिमम मैक्सिमम मुझे कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि मशीन M1 जेड को करेक्टली आइडेंटिफाई नहीं करती है, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है ये सारे साथ के साथ कोरल और एमरल्ड हो, है ना, उसने सबको जेड बोल रखा है। तो यहाँ से तो मुझे अब कुछ डेटा नहीं मिलेगा, राइट। आई कैन नॉट फाइंड एनीथिंग फ्रॉम हियर। बट मैं कह सकता हूँ कि M2 जो है ना, जो मेरी मशीन M2 है वो जेड, कोरल और एमरल्ड को डेफिनेटली करेक्ट आइडेंटिफाई करती है, ठीक है। सो अगर मशीन M2 जेड, कोरल और एमरल्ड को करेक्टली आइडेंटिफाई करती है, तो अगर M2 के हिसाब से 7 जेड्स हैव बीन डिलीवर्ड टू J1, ठीक है, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये हुआ कि या तो एग्जैक्टली 7 के 7 जेड्स होंगे, उसने सारे करेक्ट आइडेंटिफाई किए, या फिर हो सकता है इसमें से कोई एक डायमंड भी हो सकता है ना। हो सकता है उसने डायमंड को जेड बोल दिया हो, क्योंकि मशीन जो M2 है वो पर्ल और डायमंड को एनी ऑफ द 5 बोल सकती है, राइट। वी रेड दिस कि मशीन जो M2 है वो पर्ल और डायमंड को एनी ऑफ द 5 एज एनी ऑफ द 5 रिकग्नाइज कर सकती है। तो हो सकता है ये वैल्यू ज़्यादा हो, ठीक है, हो सकता है ये जेड की वैल्यू ज़्यादा है और एक्चुअल में जेड्स कम हो, बट इसके बियॉन्ड तो नहीं जा सकता। तो कैन आई से कि यहाँ पे नंबर ऑफ जेड शुड बी लेस देन इक्वल टू 7, है ना। सिमिलरली जो कोरल है यहाँ पे, ये भी कोरल की मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि M2 कोरल को भी करेक्ट आइडेंटिफाई करती है, ठीक है ना। सो बेस्ड ऑन द सेम लॉजिक कैन आई से दिस इज लेस देन इक्वल टू 11, है ना। और यहाँ पे एमरल्ड कितने हो गए? 4 हो गए, राइट। सो एमरल्ड मैक्सिमम वैल्यू इज 4। नाउ इफ दीज आर द मैक्सिमम वैल्यूज, तो कैन आई से कि पर्ल और डायमंड की मिला के मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? कैसे 5 + 4 दैट इज 9। सो मैक्सिमम ऑफ 9 पर्ल एंड डायमंड कैन बी डिलीवर्ड टू J1, है ना। अब मैं यहाँ पे ना रेड कलर नहीं यूज़ करता हूँ, ठीक है, I'll use let's say yellow color,
सो 9 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पर्ल एंड डायमंड दैट कैन बी डिलीवर्ड टू J1, ठीक है। और मैं मिनिमम ऐसे करके लिखता हूँ, ठीक है। आई राइट मिनिमम इन वाइट कलर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना ऐसे क्रॉस बना देता हूँ। सो आई राइट मैक्स एंड मिन फॉर ईच ऑफ दीज, ठीक है। तो मैक्स और मिन हम क्यों लिखते हैं, वी हैव डिस्कस दिस सो मेनी टाइम्स, कि जब भी आपके पास रेंज आए ना तो हमेशा आप एक्सट्रीम पे फोकस करो, आप मैक्सिमम और मिनिमम लेके चलो, उससे आपका सेट इजीली सॉल्व होता है, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट वेन एवर यू हैव अ रेंज ऑफ वैल्यूज, सो यू शुड ऑलवेज वर्क ऑन मैक्स एंड मिन, ठीक है। अब अगर ये बात बताओ, अगर पर्ल और डायमंड की मैक्सिमम वैल्यू 9 है, ठीक है गाइस, बहुत ध्यान से सुनना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। तो मैं बोलता हूँ कि अगर पर्ल और डायमंड की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 9 है, ठीक है, अगर ये वैल्यू मेरी मैक्सिमम 9 है और 25 जेम्स डिलीवर हो रहे हैं हर शॉप पे, तो अगर पर्ल और डायमंड मिला के, ये दोनों मिला के अगर 9 है, तो जो बचा हुआ है जेड, कोरल और एमराल्ड, अगर ये मैक्स हुआ पर्ल और डायमंड, तो कहने से ये मेरा ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है एट एनी शॉप, ठीक है, किसी भी शॉप पे द नंबर ऑफ पर्ल प्लस डायमंड प्लस जेड प्लस कोरल प्लस एमराल्ड इज इक्वल टू 25, ठीक है। 25 जेम्स डिलीवर होने। अब अगर ये मैक्सिमम हो गया मेरा 9, तो कहने से ये ऑटोमेटिकली मेरा मिनिमम हो जाएगा विच इज 16, राइट। देन ओनली यू विल गेट द सम एज 25, ठीक है। सो आई कैन से दैट दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ नथिंग बट आई वुड से जेड, कोरल एंड एमराल्ड विच इज 16, ठीक है। तो जेड, कोरल, एमराल्ड की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 इफ पर्ल एंड डायमंड इज 9, ठीक है ना। और अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व है, चलो पहले एक ना अब पर्ल और डायमंड की, अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे अभी यहाँ पे, अब ये पता चलेगा आपको, ठीक है। पहले एक बार मैं जेड, कोरल और एमराल्ड की मैक्सिमम वैल्यू निकालता हूँ फॉर J1, ठीक है। तो कहने से जेड, कोरल और एमराल्ड की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, जेड की मैक्सिमम वैल्यू 7 है, कोरल की मैक्सिमम वैल्यू 11 है, एमराल्ड की 4 है, तो तीनों की कंबाइंड मैक्सिमम वैल्यू 22, ठीक है। सो इफ मैक्सिमम वैल्यू 22, सो अब अगर मेरा ये मैक्स हो गया, ठीक है, विच इज 22, सो कहने से दिस विल बी मिनिमम दैट इज 3, राइट। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेफिनेटली 3। वाई? बिकॉज द सम हैज टू बी 25। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जेड, कोरल और एमराल्ड की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से मिल रही है मुझे, ठीक है। अकॉर्डिंगली मुझे पर्ल और डायमंड की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली जेड, कोरल और एमराल्ड की अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए तो उसके लिए मुझे पर्ल और डायमंड को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका सम और इसका सम दोनों मिला के कितना है, एग्जैक्टली 25 है, ठीक है। और अगर आप सोच रहे हो कि सर आपने ये कैसे सोचा कि पर्ल और डायमंड को अलग करना है और जेड, कोरल और एमराल्ड को अलग करना है, तो ये मैंने ऐसे सोचा क्योंकि M1 जो है वो P और D को करेक्ट फिगर आउट करता है, ठीक है, मशीन M1, और जो M2 है मेरा वो जेड, कोरल और एमराल्ड को करेक्ट फिगर आउट करता है। तो अगर मुझे ये पता है तो इसके हिसाब से मैंने ब्रेक किया है चीज़ों को, ठीक है ना। अब अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, तो देखो M2 में पर्ल और डायमंड मिला के कितना है 1 and 2, 1 + 2 है, तो देखो 3 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली M1 में जेड, कोरल और एमराल्ड मिला के कितना है 7, 7, 4, 2, 16, तो देखो यहाँ पे 16 आ रहा है मिनिमम वैल्यू। सो वॉट एवर इज द रिमेनिंग, जो वो करेक्ट आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ इसके बेसिस पे कि जो भी मशीन जो चीज़ करेक्ट आइडेंटिफाई नहीं करती है वो उसका सम उसकी मिनिमम वैल्यू देगा, है ना, और जो वो करेक्ट आइडेंटिफाई करता है उसका सम उसकी मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि अगर J2 में M1 की मैक्सिमम वैल्यू पर्ल और डायमंड की कितनी हो जाएगी 9 + 6 दैट इज 15, ठीक है। तो मैक्सिमम अगर 15 है तो जेड, कोरल और एमराल्ड की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, 4, 8 and 2, 10 है, राइट। सो दिस विल बी नथिंग बट आई वुड से 10, यहाँ पे 10 डाल दो, ठीक है ना। और 15 + 10 कितना होता है, एग्जैक्टली 25 जेम्स। सिमिलरली M2 जेड, कोरल, एमराल्ड मैक्सिमम वैल्यू इज 8, 5, 13, 6, 19, ठीक है। तो अगर ये 19 है मेरा यहाँ पे, इफ दिस इज 19, so here the minimum value will be nothing but equal to 6 which is same as 3 + 3, ठीक है ना। अच्छा, अब हम आते हैं J3 की बात करते हैं, ठीक है। so J3 में पर्ल एंड डायमंड मैक्सिमम वैल्यू 15, राइट। so maximum value for pearl and diamond is definitely 15 here, right, and minimum value will be nothing but I can say 7 + 2, 9 + 1, 10. The 3 remaining should be nothing but equal to 10, then only you will get the sum as 25. तो मिनिमम वैल्यू मैं वाइट में लिख रहा हूँ और मैक्सिमम वैल्यू में येलो में लिख रहा हूँ, ठीक है। नाउ जेड, कोरल एंड एमराल्ड मैक्सिमम वैल्यू विल गेट एज पर M2, सो 7, 5, 12 and 1, 13, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया मेरा 13,
एंड दिस विल बी इक्वल टू नथिंग बट इन दैट केस 12, है ना। और देख लो यहाँ पे ऐड करके देख लो, 7 + 5 is 12. सो दिस इज गिविंग मी द मिनिमम वैल्यू ऑफ पर्ल एंड डायमंड, राइट। अच्छा, तो साइड बाय साइड आप ये वैल्यूज़ भी यहाँ पे फिल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे J2 का अगर फिल करना है आपको, ठीक है, तो पर्ल एंड डायमंड मैक्सिमम 9 and 6 है, उसके बियॉन्ड तो नहीं हो सकता, हमने अभी J1 के लिए देखा था, राइट। और मैक्सिमम वैल्यू फॉर जेड कोरल एंड एमराल्ड इज 8, 5 and 6, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे J3 की अगर बात करें तो 5 और 10 इज द मैक्सिमम वैल्यू, सो 5 और 10 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 5, 1 and 7, सो लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 1। अच्छा ओके, एक पॉइंट समझो यहाँ पे, बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे कि यहाँ पे M1 के हिसाब से एक ही कोरल है ना, और M2 के हिसाब से भी J3 में एक ही कोरल जा रहा है, राइट। अगर कोरल की मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो कैन आई से द नंबर ऑफ कोरल्स डिलीवर्ड विल बी एग्जैक्टली 1, क्योंकि हर ज्वेलरी शॉप पे कम से कम एक जन तो गया है हर टाइप का, है ना। अगर आप वापस जाओगे तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ईच ऑफ दीज लाइव ऑर्डर्स include at least 1 pearl, 1 diamond, 1 jade, 1 coral and 1 emerald. तो when I am saying कि maximum of 1 coral can be delivered to J3 as per machine M2, तो exactly 1 होगा, क्योंकि 1 से कम तो 0 हो जाएगा और 0 पॉसिबल नहीं है, राइट। सो आई कैन डेफिनेटली से कि यहाँ पे कोरल तो 1 ही होना चाहिए, दैट इज द एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, दैट इज माई एग्जैक्ट वैल्यू है, राइट। अच्छा, अब मैं जैसे इसकी बात करता हूँ, ठीक है, लेट मी टॉक अबाउट J4 हियर। तो अगर आप J4 की बात करोगे, ठीक है ना, तो पर्ल और डायमंड मिला के मैक्सिमम कितना है, 8 है, राइट। और 7, 6, 4 जेड कोरल और एमराल्ड मिला के मैक्सिमम कितना है, आई कैन से दिस इज 7, 6, 13 and 4 70, है ना। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, जब इसकी मैंने मैक्सिमम वैल्यू ली तो इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 17 आ रही है, ठीक है। 8 + 17 मेरा 25 होता है। तो अगर मैंने इसको 7 किया, मान लो लेट्स से पर्ल, वी नो दैट पर्ल प्लस डायमंड प्लस जेड प्लस एमराल्ड प्लस कोरल इज इक्वल टू 25। अगर मैंने गलती से भी इसको 7 कर दिया, है ना, पर्ल और डायमंड की मैक्सिमम वैल्यू 8 है एज पर मशीन M1, राइट। तो अगर मैंने इसको 7 कर दिया, मान लो मैंने A भी कम किया, तो फिर मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली 18 चाहिए होगा, है ना। बट क्या 18 जेड एमराल्ड और कोरल कभी भी पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि एज पर M2 दीज आर द नंबर ऑफ जेड कोरल एंड एमराल्ड और इनकी मैक्सिमम वैल्यू 17 ही है, तो यू कैन नॉट गेट अ 18। दैट मीन्स देयर इज एग्जैक्टली वन पॉसिबल केस विच इज 8 and 17 इटसेल्फ। इसमें और कोई केस बन ही नहीं सकता। तो मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यूज लिखी हैं ये एग्जैक्ट वैल्यूज है ऑफ नंबर ऑफ पर्ल, डायमंड, जेड, कोरल एंड एमराल्ड सोल्ड टू J4, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि यहाँ पे पर्ल एग्जैक्टली 5 है, डायमंड एग्जैक्टली 3 है, ठीक है, जेड इज एग्जैक्टली 7, कोरल आर एग्जैक्टली 6 एंड एमराल्ड इज एग्जैक्टली 4 इन नंबर, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसकी, ठीक है। सो यहाँ पे अब देखो मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पे ना दो केस नहीं बनेंगे मैक्सिमम इनके, यहाँ पे बस एक ही पॉसिबिलिटी है। सो आई शुड रिमूव दिस रेड लाइन हेयर, राइट। सो आई विल से हेयर, यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर में लिख दूँ, ठीक है, लेट मी यूज अ ग्रीन कलर। तो द नंबर ऑफ पर्ल एंड डायमंड टुगेदर इज 8 एंड द नंबर ऑफ जेड, कोरल एंड एमराल्ड टुगेदर इज नथिंग बट आई वुड से 17, है ना। अब इसकी बात करते हैं, 4 + 3 7, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पर्ल एंड डायमंड इज नथिंग बट 7। इफ दिस इज 7, ठीक है, अगर ये 7 हो गया एंड आई वॉन्ट द टोटल टू बी 25, नंबर ऑफ जेम्स सप्लाइड इज 25, सो इफ दिस इज 7 हियर, लेट मी यूज द सेम कलर, ठीक है। सो अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पर्ल एंड डायमंड इज 7, सो कैन आई से द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, कोरल एंड एमराल्ड शुड बी नथिंग बट इक्वल टू 18, राइट। अच्छा, जेड, कोरल और एमराल्ड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी टू J5? लेट्स ऐड दीज वैल्यूज। सो 4 + 7 + 8, 8 + 4 is 12, 12 + 7 is 19. So if maximum value of jade plus coral plus emerald is 19, so I can say 19 + 6 is 25. In that case, pearl and diamond will be nothing but equal to 6, है ना। अगर ये पार्ट मेरा 19 हो गया तो ये पार्ट मेरा ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और अगर ये मैक्स है तो ये मेरा मिन हो जाएगा। सो आई होप एवरीबडी इज कंफर्टेबल इन फाइंडिंग द मैक्स एंड मिन वैल्यू, है ना। सबको समझ में आ रहा है कि कैसे आपको मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है ऑफ दीज वैल्यूज है, ठीक है। अब J5 का डेटा मैं लिख लेता हूँ। सो नंबर ऑफ पर्ल हैव टू बी लेस देन 4, लेस देन इक्वल टू 3, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 7 एंड लेस देन इक्वल टू 8। कहाँ से आया? यहाँ से आया, ठीक है। M2 से मेरा मैक्सिमम वैल्यू आता है जेड, कोरल और एमराल्ड का, और M1 से आता है पर्ल एंड डायमंड का, ठीक है।
आई होप अगर किसी को अभी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है कि क्यों मैक्सिमम है, तो आप रिवाइंड करो वीडियो, ठीक है, गो बैक टू द बिगनिंग एंड लिसन अगेन कि मैंने कैसे बताया था, ठीक है। सो आई टोल्ड यू कि जो M1 मशीन है वो पर्ल को पर्ली आइडेंटिफाई करती है। तो अगर 4 पर्ल बोले हैं तो इसके बियॉन्ड तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो पर्ल को तो पर्ली आइडेंटिफाई करेगी, है ना, सही आइडेंटिफाई करेगी, और इनमें से अगर किसी को पर्ल आइडेंटिफाई किया तो वो एक्स्ट्रा आ गए होंगे, बट इसके बियॉन्ड तो नहीं जा सकते ना, इसलिए ये सारी इसकी मैक्सिमम वैल्यूज़ है। उसी लॉजिक से ये इसकी मैक्सिमम वैल्यूज़ है, क्योंकि M2 इन तीनों को करेक्ट आइडेंटिफाई करती है, ठीक है। सो आई थिंक बेसिकली आई एम डन विद मोस्ट ऑफ द वैल्यूज जो मैं यहाँ पे निकाल सकता था, राइट। अब चलो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सो व्हाट आई डू इज आई पिक अप दीज टेबल्स टू द नेक्स्ट स्लाइड, हर क्वेश्चन की स्लाइड पे मैं ले जाता हूँ इसको, ठीक है, सो दैट वी डोंट हैव टू गो बैक एंड फोर्थ अगेन, राइट। तो मैं यहाँ से ये चीज़ें इरेज कर देता हूँ पहले तो, लेट मी जस्ट गेट रिड ऑफ दीज एंड लेट मी टेक ऑल द टेबल्स टू ईच ऑफ माई क्वेश्चन स्लाइड, सो दैट वट एवर आई एम सपोज टू सॉल्व मैं वहाँ पे ईजिली सॉल्व कर पाऊँ, ठीक है। सो जस्ट अलाउ मी अ मिनट नाउ to get rid of this. Alright, so let's move to the first question now here. So I've taken the screenshot of whatever working we have done on the last slide, right? And we have also taken this original table that was given to us. ठीक है, चलो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं. If the trader supplies 3 pearls to the shop J5, okay. So J5 में अगर 3 pearls सप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो pearl plus diamond की जो वैल्यू है in J5, right? It can be maximum 7 and minimum 6, right? As per the data, ये मेरा J5 वाला कॉलम था, ठीक है. I started with J1, then J2, then J3, then J4 and then J5. So pearl plus diamond can be either 7 or pearl plus diamond can be either equal to 6, right? अच्छा, अगर 7 होना है pearl and diamond को मिला के, तो कहने से मुझे exactly same value लेनी पड़ेगी 4 and 3, right? But because the number of pearls have been given as 3, so that means यहाँ पे 4 तो मैं नहीं ले सकता, so this particular case is ruled out. That means the number of pearl are 3 supplied to J5 and the number of diamonds are also 3, ठीक है. अब अगर यहाँ पे pearl plus diamond 6 हो गए, तो can I say the jade, coral and emerald will have to be 19, है ना, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे ये मिनिमम वैल्यू 6 उठाई है तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू 19 उठानी पड़ेगी, राइट. अच्छा, 19 अगर चाहिए तो मुझे M2 की एग्जैक्ट वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, isn't it? तभी वो मैक्सिमम सम आएगा. So if I am taking the exact values, that is jade is 4, coral is 7 and emerald is 8, only then I can get the sum as 19. So how many emeralds were supplied to J5? I can say exactly 8 emeralds, ठीक है, क्योंकि अगर इनमें से एक भी कम किया तो फिर वो सम 19 नहीं आएगा, और अगर सम 19 नहीं आया और pearl plus diamond अगर 6 है तो टोटल मेरा 25 नहीं होगा, which will violate my given condition that 25 gems are supplied to every shop on that particular day. So the answer is definitely option number 1, that is 8 emeralds were supplied to J5, ठीक है. चलो, let's move to the second one here. At least how many corals did the trader supply to all the shops put together, ठीक है. अब अगर मुझे नंबर ऑफ कोरल्स मिनिमाइज करने, ठीक है, तो मुझे हर केस में जेड प्लस कोरल प्लस एमरल्ड का सम पता है, राइट. अगर मुझे नंबर ऑफ कोरल्स मिनिमाइज करने हैं, ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि मैं ना ये ओवरऑल सम भी मेरा मिनिमम लेके चलूँ, ठीक है. अगर ये ओवरऑल सम मैं अपना कम से कम लेके चलूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरे नंबर ऑफ कोरल्स भी फिर मिनिमाइज होंगे, ठीक है. तो मैं बोलता हूँ जेड प्लस एमरल्ड प्लस कोरल. अगर मैं J1 की बात करूँ, ठीक है, लेट्स गो वन बाय वन, ठीक है, लेट्स वर्क वन बाय वन. तो मैं बोलूँगा शॉप J1 की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, J1 देन J2 देन J3 देन J4 एंड देन J5, राइट. अगर आपको नंबर ऑफ कोरल्स मिनिमाइज करने, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट हाउ मेनी कोरल्स, ठीक है, तो अगर आपको कोरल्स मिनिमाइज करने तो कहने से आपको जेड प्लस एमरल्ड मैक्सिमाइज करने चाहिए, राइट. अगर आपको जेड प्लस एमरल्ड मैक्सिमाइज करने तो लेट्स सी. अब जैसे मैं J1 की बात करूं, ठीक है, तो J1 में जेड प्लस कोरल प्लस एमरल्ड की जो मिनिमम वैल्यू वो हमने फिगर आउट करी थी वो 16 है ना, ये दिख रहा है, आई थिंक इट्स रीडेबल टू ईच वन ऑफ यू, दिस इज 16. तो अगर J1 में ये सम 16 है, ठीक है, अब 16 में से जेड प्लस एमरल्ड मैक्सिमम कितना हो सकता है J1 में, राइट. तो लेट्स सी. तो J1 में 7 इज जेड एंड 4 इज एमरल्ड मैक्सिमम. तो कहने से द मिनिमम नंबर ऑफ कोरल्स हियर शुड बी नथिंग बट 5, ठीक है ना, क्योंकि जेड प्लस एमरल्ड कैन बी मैक्सिमम 11 और अगर सम 16 चाहिए तो आई कैन से द कोरल शुड बी 5, ठीक है. अगर मैं J2 की बात करूँ तो J2 में जेड प्लस कोरल प्लस एमरल्ड द मिनिमम वैल्यू इज 10 हियर, ठीक है. तो J2 में मिनिमम वैल्यू कितनी है, 10 है. अब अगर मिनिमम ओवरऑल सम 10 है तो जेड प्लस एमरल्ड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो मैं बोलूँगा कि जेड 8 है और एमरल्ड 6 है ना. तो 8 प्लस 6 14 है. तो अगर ये 14 है जेड और एमरल्ड मिला के,
तो ये मैं पूरा 10 एज इट इज़ जेड प्लस एमरल्ड से फिगर आउट कर सकता हूँ, है ना, इसको सेटिस्फाई कर सकता हूँ। अगर मैंने 10 रख दिया, ठीक है, सपोज मैंने जेड प्लस एमरल्ड यहाँ पे 10 डाल दिया J2 में, तो उस केस में नंबर ऑफ कोरल 0 हो जाएंगे, राइट। बट 0 तो नहीं जा सकते बिकॉज वी नो दैट एटलीस्ट 1 आइटम ऑफ ईच जेम हैज बीन सेंट। तो मैं यहाँ पे जेड प्लस एमरल्ड की वैल्यू 9 लेके चलूंगा और फिर उस केस में कोरल कितने हो जाएंगे, एग्जैक्टली 1 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं J3 की बात करता हूँ तो देखो J3 में ना 10 है मिनिमम वैल्यू, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ जेड प्लस एमरल्ड प्लस कोरल इन J3 इज इक्वल टू नथिंग बट आई वुड से 10, आउट ऑफ विच जेड एंड एमरल्ड कैन बी 5 + 7 विच इज 12, है ना। तो 12 तो मेरा इज ग्रेटर देन 10, राइट। बट अगर मैंने पूरा 10 अगर मैंने जेड और एमरल्ड से ही मीट कर लिया, ठीक है, अगर मैंने ये पूरा 10 सिर्फ जेड और एमरल्ड से मीट कर लिया तो कोरल 0 हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। और वैसे भी हम फिगर आउट कर चुके हैं कि नंबर ऑफ कोरल्स इन J3 इज एग्जैक्टली 1, है ना, तो ये मुझे अलग से फाइंड करने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। कोरल इन J4 इज एग्जैक्टली 6, है ना, तो J4 में तो 6 है ही यहाँ पे, ठीक है। दीज आर दी कोरल्स दैट आई एम राइटिंग, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ये नंबर ऑफ कोरल्स लिख रहा हूँ। चलो लेट मी मेक एन एरो अगेन, सो दिस इज द नंबर ऑफ कोरल्स, ठीक है। और J5 में मिनिमम सम इज 18, ठीक है, मिनिमम सम इज 18, आउट ऑफ विच द जेड एंड एमरल्ड कैन बी 8 + 4 12, मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है कि जेड प्लस एमरल्ड प्लस कोरल इन J5 इज इक्वल टू मिनिमम सम इज 18 एज पर दिस वैल्यू, है ना। उसमें से जेड और एमरल्ड मैक्सिमम कितना हो सकता है, 4 and 8 दैट इज 12। सो इफ दिस इज 12 तो नंबर ऑफ कोरल्स विल बी एटलीस्ट 6 here। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डेफिनेटली 6। So what is the minimum number of coolers supplied to all these shops together? I'll say 6 + 6 is 12, 12 + 1 is 13, 13 + 1 is 14, 14 + 5 is 19. So the correct answer is definitely option number 4, which is 19. I hope everybody could follow this one. Let's move ahead to the third question now. At least for how many of the 5 given orders did at least one of the machine count the number of coolers correctly? ठीक है. So if you observe here, only 2 machines for only 2 shops, 2 orders, that is J1 and J4, है ना. इन 2 orders के लिए number of coolers have been counted correctly by the machines, ठीक है ना. For exactly 2 orders, that is J3 and J4, we could figure out the exact number of orders, ठीक है. So that means the machines have counted the correct number of coolers, right? So I can say the answer is exactly 2 machines, ठीक है. At least नहीं होगा यहाँ पे, तो exactly 2 आ गया, right? उसके beyond तो नहीं हो सकता आंसर, ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं. द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पर्ल सप्लाइड एंड दैट ऑफ डायमंड सप्लाइड इज एटमोस्ट, ठीक है. अब नंबर ऑफ पर्ल सप्लाइड एंड डायमंड सप्लाइड इज एटमोस्ट. अब मुझे नहीं पता कि क्वेश्चन मुझसे पर्ल माइनस डायमंड पूछ रहा है या फिर डायमंड माइनस पर्ल पूछ रहा है, ठीक है. तो मुझे दोनों केस लेके चलना है. अब अगर मुझे पर्ल माइनस डायमंड, ठीक है, डिफरेंस को मैक्सिमाइज करना है, एटमोस्ट लिखा है ना, एट द मोस्ट. तो इफ आई वांट टू मैक्सिमाइज दिस, तो कैन आई से द नंबर ऑफ पर्ल्स विल बी एज लार्ज एज पॉसिबल सप्लाइड टू ईच ऑफ दी शॉप्स, है ना. और डायमंड शुड बी एज लीस्ट एज पॉसिबल, राइट. तो अगर मुझे डायमंड्स को मिनिमाइज करना है, ठीक है, अगर मुझे नंबर ऑफ डायमंड्स को मिनिमाइज करना है, तो मुझे पता है कि पहले तो मैं P + D की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू लूँगा, ठीक है ना. तो मुझे पता है कि J1, अब मैं ना J1 लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, J2, J3, J4 एंड J5. तो यहाँ पे पर्ल प्लस डायमंड की पहले मैं मिनिमम वैल्यू लेता हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे डायमंड खुद में मिनिमाइज करना है, ठीक है. सो इफ आई वांट टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ डायमंड्स, सो आई विल से कि मैं यहाँ पे कंबाइंड जो सम है उसको अगर मिनिमम लेके चलूँगा तो मेरा डायमंड ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाएगा, है ना. अगर मैं पर्ल प्लस डायमंड में डायमंड को मिनिमाइज करूँगा तो मेरा पर्ल, अगर ये दोनों सम मतलब पर्ल प्लस डायमंड अगर मैं पूरा मिनिमाइज करूंगा तो मेरा डायमंड ऑटोमेटिकली मिनिमाइज होगा, ठीक है. तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ P + D इन ईच ऑफ दीज? सो आई कैन से 3, 6, 12, 8 एंड 6, ठीक है. सो दीज आर द वैल्यूज है. तो मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ 3, 6, 12, 8 एंड 6, ठीक है. क्योंकि J4 में तो एक ही वैल्यू है, बाकी यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है. अब समझो, अगर आपको डायमंड्स मिनिमाइज करना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप पर्ल को मैक्सिमाइज करके चलोगे, है ना. अगर पर्ल प्लस डायमंड का सम इतना है, उसमें आप चाहते हो कि डायमंड आपके कम से कम हो, तो आप बोलोगे कि पर्ल को ना मैक्सिमाइज करके चले, ठीक है. तो J1 में मैक्सिमम पर्ल कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं, है ना. तो 4 हो सकते हैं, तो मैं 3 के 3 यहाँ पे पर्ल ले सकता हूँ, राइट. बट अगर मैंने 3 के 3 पर्ल ले लिए तो उस केस में नंबर ऑफ डायमंड क्या हो जाएंगे?
जीरो हो जाएंगे, राइट, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. आई कैन नॉट हैव एनी जेम एज जीरो नंबर सप्लाइड टू एनी शॉप, है ना. तो दैट मीन्स यहाँ पे 2 पर्ल ले लो तो कम से कम 8 डायमंड तो हो ही जाएगा, ठीक है. 2 हेयर एंड 1 हेयर, राइट. अच्छा, अब J2 में 6 हैं पर्ल प्लस डायमंड मिला के, ठीक है. आउट ऑफ विच 9 पर्ल्स कैन बी देयर एट मैक्स. तो अब मैं 9 के 9 तो नहीं ले सकता, तो मैं क्या करूँगा, वापस से यहाँ पे 5 लूँगा और कम से कम 8 डायमंड तो मुझे लेना ही पड़ेगा, ठीक है. J3 में 12 पर्ल प्लस डायमंड है, ठीक है. सो आउट ऑफ 12 5 आर पर्ल्स, है ना. मैक्सिमम 5 पर्ल ले सकते हो आप 12 में से, क्योंकि टू J1 सप्लाइड मैक्सिमम, सॉरी J3 सप्लाइड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पर्ल इज 5, एग्जैक्टली 5, है ना. 5 से ऊपर तो नहीं हो सकता. तो अगर मैंने 5 भी लिया तो नंबर ऑफ डायमंड कम से कम 7 होने पड़ेंगे, तभी ये सम मेरा 12 पॉसिबल है, राइट. एंड दैट इज अ मिनिमम पॉसिबल सम, ठीक है. इस केस में 8 के केस में तो मुझे पता है डायमंड यहाँ पे एग्जैक्टली 3 ही है इन केस ऑफ J4. सो दिस इज 3 हियर, राइट. तो ये मैं डायमंड लिख रहा हूँ, ठीक है ना. और लास्ट वाले केस में J5 में सम 6 है, आउट ऑफ विच द नंबर ऑफ पर्ल्स कैन बी मैक्सिमम 4. तो अगर मैक्सिमम 4 हो सकते हैं तो यहाँ पे मिनिमम 2 डायमंड तो होने पड़ेंगे. सो हाउ मेनी, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डायमंड सप्लाइड टू ऑल दी शॉप्स. आई वुड से 1 + 1 2, 2 + 7 9, 9 + 3 is 12, 12 + 2 is 14, ठीक है. तो यहाँ पे 14 आ गया. एंड व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्ल्स दैट कैन बी सप्लाइड. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्ल्स इज बेसिकली द सम ऑफ फर्स्ट रो, है ना. ये पर्ल का जो रो है, ठीक है, फर्स्ट रो है, इसमें सारी मैक्सिमम वैल्यूज लिखी हैं. तो अगर मैं इनको सबको ऐड कर दूँ तो मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्ल्स मिल जाएंगे, राइट. सो ऐसे 4 + 9 is 13, 13 + 5 is 18, 18 + 5 is 23, 23 + 4 is 27. So the difference in this particular case is 13, ठीक है. अब देखो 13 ऑप्शन में तो है, बट देर आर 2 ऑप्शंस विच आर ग्रेटर देन दिस. तो मुझे डायमंड माइनस पर्ल भी चेक करना चाहिए. तो अब इस केस में मैं डायमंड को मैक्सिमाइज करूंगा और पर्ल को मैं मिनिमाइज करूंगा, ठीक है. तो अब मैं यहीं पे, ठीक है, यहीं पे मैं डायरेक्टली लिखूंगा एंड ऑल ऑफ यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है. तो अगर पर्ल प्लस डायमंड का सम J1 में 3 है, ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे थे, पर्ल को मैक्सिमाइज कर रहे थे, है ना. अब मुझे क्योंकि पर्ल को मिनिमाइज करना है तो मैं डायमंड को मैक्सिमाइज करूंगा. तो नाउ आई विल फोकस ऑन दी सेकेंड रो हियर, ठीक है. अब मैं सेकेंड रो पे फोकस करूंगा. तो जैसे यहाँ पे J1 में 5 डायमंड जा सकते हैं, ठीक है, 5 डायमंड जा सकते हैं, पर यहाँ पे तो 3 ही है पर्ल प्लस डायमंड मिला के. तो मैं तीनों के तीनों डायमंड रख सकता हूँ, ठीक है. आई कैन कीप 5 डायमंड्स, तो 3 भी डायमंड हो सकते हैं, बट उस केस में पर्ल 0 हो जाएंगे. तो कहने से मिनिमम मुझे एक पर्ल तो चाहिए. तो J1 में मिनिमम नंबर ऑफ पर्ल्स कैन बी 1, एग्जैक्टली 1, ठीक है. ऐसी जैसे मैं J2 की बात करूँ तो पर्ल प्लस डायमंड मिला के यहाँ पे 6 हैं, ठीक है. अब देखो डायमंड कितने J2 में, एग्जैक्टली 6 हैं. तो सारे के सारे 6, ये जो पर्ल प्लस डायमंड का सम है, ठीक है, समझो गाइस, P + D का सम अगर 6 है J2 के लिए, तो मैं 6 के 6 डायमंड भी रख सकता हूँ. क्यों? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायमंड्स सेंड टू J2 इज एग्जैक्टली 6, बट इन दैट केस दिस विल बिकम 0 विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. सो ऐसे इसको मैं 5 कर देता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ. तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्ल सप्लाई टू J2 हैज़ टू बी 1, है ना. और मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस केस में पर्ल को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, ठीक है. अब मैं J3 की बात करता हूँ. यहाँ पे 12 है, ठीक है, 12 है, जिसमें से डायमंड मैक्सिमम 10 हो सकते हैं. तो अगर मैक्सिमम 10 डायमंड हो गए तो मिनिमम 2 पर्ल तो होने पड़ेंगे अगर मुझे सम 12 चाहिए, राइट. सो मिनिमम वैल्यू ऑफ पर्ल सप्लाई टू J3 इज एग्जैक्टली 12, है ना. J4 में मुझे पता है कि 5 ही पर्ल जा रहे हैं, दिस इज एग्जैक्ट वैल्यू, तो यहाँ पे एज इट इज 5 लिख लो, ठीक है ना. और J5 में यहाँ पे टोटल 6 है, ठीक है, जिसमें से डायमंड कैन बी मैक्सिमम 3. तो अगर मेरा सम 6 है और डायमंड मैक्सिमम 3 हो सकता है, तो पर्ल को मिनिमम 3 तो होना ही पड़ेगा, राइट. सो मिनिमम नंबर ऑफ पर्ल सप्लाई टू J5 इज 3. सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मिनिमम पर्ल सप्लाई टू ईच ऑफ द 5 शॉप्स टुगेदर. सो ऐसे 5 + 3 is 8, 8 + 2 is 10, 10 + 1 is 11, 11 + 1 is 12, right. So this is equal to 12. And what is the maximum number of diamonds supplied to 5 shops? So can I say that is nothing but sum of the second row. क्यों? क्योंकि सेकेंड रो में मैंने डायमंड की मैक्सिमम वैल्यू ली है दैट कैन बी सप्लाइड टू ईच ऑफ द शॉप्स, राइट. सो ऐसे 5 + 6 is 11, 11 + 10 is 21, 21 + 3 is 24, 24 + 3 is 27. So ये वापस से 27 आ रहा है. And what is 27 - 12? 15. So when I took the first case, जहाँ पे मैंने डायमंड को मिनिमाइज किया, उस केस में आंसर आता 13. इस केस में जब मैंने पर्ल को मिनिमाइज किया तो आंसर आया 15. द क्वेश्चन वांट्स मी द मैक्सिमम डिफरेंस, है ना. मुझे क्या चाहिए, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पर्ल्स एंड डायमंड टू बी मैक्सिमम एट मोस्ट. तो आई कैन से माय आंसर इज डेफिनेटली
15, which is option number 2. So I hope everybody could follow this one. Let's move to the last question for this set here. It says if in x orders out of the given 5 orders, ठीक है, the count of M2 for each of type of the gem is same as the actual number ordered. ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि if in x orders, ठीक है, मान लो x orders हैं आउट ऑफ 5 ऑर्डर्स. 5 ऑर्डर्स कौन से हैं? J1, J2, J3, J4, J5, है ना. 5 शॉप पे ऑर्डर जा रहा है, उसमें से x ऑर्डर्स ऐसे हैं जिसमें M2 का जो काउंट है, ठीक है, M2 का जो काउंट है वो सेम है एज द एक्चुअल. जितना M2 ने काउंट किया उतना ही एक्चुअल काउंट है, राइट. तो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, ठीक है, x की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है, ठीक है. तो मुझे यहाँ पे x मैक्सिमाइज करना है. अब एक बात समझो यहाँ पे, ठीक है, अगर जैसे आप देखोगे M2 का, राइट, तो अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे M1 ने बोला कि मैक्सिमम 4 पर्ल हो सकते हैं, ठीक है, पर M2 बोला कि एक ही पर्ल है, तो ये पॉसिबल है ना, हो सकता है सही काउंट किया हो. एक्चुअली मैं 1 पर्ल आ रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे ना मैक्सिमाइज करना है x की वैल्यू, तो मैं मान के चलूंगा कि ये काउंट मेरा सही है, ठीक है. तो मान लो दिस इज करेक्ट. M1 ने बोला 5 मैक्सिमम डायमंड, बट यहाँ पे आ रहा है 2 डायमंड्स, राइट. सो दिस इज 2 डायमंड, सो दिस इज एक्सेप्टेबल वैल्यू. 5 से कम भी हो सकते हैं, है ना, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, सो दिस इज पॉसिबल. तो J1 में तो हो सकता है, और बाकी ये 3 तो M2 ने करेक्टली आइडेंटिफाई किए, तो हो सकता है ये पॉसिबल है कि J1 में जो मेरे M2 ने काउंट किए हैं वो एज इट इज एग्जैक्ट वैल्यूज है ना. बट अगर आप यहाँ पे ना थोड़ा सा J3 पे फोकस करोगे तो आप देखोगे कि पर्ल यहाँ पे M1 ने 5 काउंट किए हैं, मैक्सिमम वैल्यू 5 है, और M2 कह रहा है 7 पर्ल है. तो क्या कभी भी ये काउंट मैच कर सकता है? Can this be the actual number of count ever? No. Why? Because the maximum possible number of pearls that can be sent to J3 is nothing but 5, and M2 is saying कि 7 pearl चले गए, तो ये काउंट तो कभी भी मैच नहीं हो सकता. So J3 can never be one of those orders in which the actual number ordered is same as the count of M2. ठीक है, इसी लॉजिक से can I say कि यहाँ पे J4 में अगर आप देखोगे तो डायमंड यहाँ पे इसने 3 मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बोली है, और यहाँ पे M2 काउंट कर रहा है 5 डायमंड गए हैं, तो ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं है. दैट मीन्स द काउंट ऑफ M2 हियर कैन नेवर बी इक्वल टू द एक्चुअल ऑर्डर, राइट. बट अगर आप यहाँ पे जैसे देखोगे 9 मैक्सिमम है, बट इसने 3 काउंट किया, तो ये पॉसिबल है, हो सकता है ना. 6 बोले यहाँ पे मैक्सिमम, बट यहाँ पे एग्जैक्टली 3 गए, सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल वैल्यू, राइट. तो ये मेरा J2 पॉसिबल है, J5 भी पॉसिबल है ना. 4 and 4 इट कैन बी सेम. 3 मैक्सिमम बट 2 ही काउंट किए, हो सकता है एग्जैक्टली 2 ही गए हो, है ना, क्योंकि ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, राइट. सो दिस इज पॉसिबल. बट कोई भी ऐसी अगर मशीन है, ठीक है ना, जहाँ पे पर्ल और डायमंड का जो काउंट है M2 का वो M1 से ज़्यादा है, तो वो मेरा ऑर्डर कभी भी काउंट सेम नहीं हो सकता, ठीक है. इन दैट केस दैट कैन नॉट बी माई एक्स ऑर्डर, ठीक है, वो मेरा एक्स में काउंट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वहाँ पे M2 की वैल्यू एक्चुअल से कभी मैच कर ही नहीं सकती है. और अब आप सोचोगे कि सर आप सिर्फ पर्ल और डायमंड ही क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि जेड, कोरल और एमराल्ड की तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू M2 से ही मिल रही है ना, तो उसको तो मुझे चेक ही नहीं करना है, ठीक है. दैट इज ऑटोमेटिकली द मैक्सिमम वैल्यू, तो हो सकता है वो सही होगी, है ना, मैक्सिमम वैल्यू ही एक्चुअल काउंट हो जाए, दैट इज पॉसिबल. बट यहाँ पे इन केस ऑफ पर्ल एंड डायमंड आई हैव टू बी एश्योर्ड कि अगर M1 ने 5 पर्ल बोले हैं या 10 डायमंड बोले हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 10 डायमंड तो ठीक है, ये मैनेजेबल है. बट अगर M1 ने बोला कि 5 पर्ल गए हैं J3 में, तो ये J3 की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है पर्ल की. अब अगर M2 बोल रहा है कि भाई 7 पर्ल गए हैं, ठीक है, M2 इज सेइंग कि 7 पर्ल गए, तो ये कभी भी मैच हो ही नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम ही 5 है. बट अगर यही M2 बोलता कि 3 पर्ल गए हैं, तो मैं बोलता शायद सेम हो, क्योंकि मैक्सिमम 5 है. हो सकता है M1 ने गलती करी होगी, हो सकता है उसने इसमें से 5 में से 2 ऐसे होंगे कि एक जेड को पर्ल बोल दिया और एक कोरल को पर्ल बोल दिया, तो 2 ये अलग है जिसको उसने पर्ल बोल दिया है, बट एक्चुअल में 3 ही पर्ल है, ठीक है. तो ये काउंट चल सकता है. बट द मोमेंट द वैल्यू ऑफ काउंट ऑफ M2 इंक्रीजेज द काउंट ऑफ M1 फॉर पर्ल एंड डायमंड, दैट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन माई एक्स ऑर्डर्स. तो आई कैन से J3 और J4 तो एलिमिनेट हो गया, क्योंकि दोनों में number of pearl and diamond for M2 is more than for M1, right? But J1, J2 and J5 is a possible case, है ना. So what is the maximum possible value of X? I can say exactly in 3 orders the count of M2 can be same as the actual number ordered, ठीक है. तो I would say कि काफ़ी difficult set था ये, ठीक है. This was a very difficult set, काफ़ी lengthy set था, समझाने में काफ़ी टाइम लगा मुझे, ठीक है. Still अगर आपको लगता है कि आपको कहीं पे कोई भी डाउट है, कोई भी डिफ़िकल्टी आई है इस सेट को समझने में, राइट,
तो यू कैन ऑलवेज कमेंट इन द सेक्शन बिलो, ठीक है. आप मुझे लिंक्डइन पे भी टैग कर सकते हो, राइट. यू गाइस कैन फाइंड मी ऑन लिंक्डइन विद माई नेम एज अपूर्व टंडन, उसके आगे रोधा लिख देना, ठीक है. सो APOORVTANDON एंड जस्ट राइट रोधा इन फ्रंट ऑफ दैट, यू विल बी एबल टू फाइंड मी. तो अब कहीं भी आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं गाइज रिलेटेड टू योर कैट प्रिपरेशन, रिलेटेड टू योर लेट्स से हमारा R6 बैच अभी लाइव चल रहा है, उसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं, कुछ भी है, anything that you feel that you need to discuss with me, please feel free to reach out to me, ठीक है. It may happen that the reply might come 2-3 days late. There can be a certain delay because we keep getting a lot of text messages and calls from a lot of students, but then again I'll make sure that I do reply to each one of you whoever is reaching out to me, ठीक है. So with this here, I'll come to the end of this particular video here. Please do let me know in the comment section below if you guys were able to solve this and how well you could understand, and any doubts, please definitely post it in the comment section. So with this, I'll end this video here. Thank you so much.